हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों इस चैनल पर आप सभी लोगों को जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जीडीएस भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यह वॉल्यूम 5 की थर्ड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो यहाँ पे आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था 13 तक पढ़ लिया था। अब 14वीं हेडिंग है दोस्तों, परिवहन अनुभाग, रेल डाक व्यवस्था के बेचल कार्यालय जो रेल या नदी स्टीमर मार्गों पर काम करते हैं परिवहन अनुभाग कहलाते हैं। परिवहन अनुभाग के सेट के इंचार्ज अधिकारी को डाक रक्षक या डाक एजेंट कहा जाता है। तो दोस्तों जो परिवहन अनुभाग होते हैं या परिवहन जो कार्यालय होते हैं वो रेल या नदी स्टीमर मार्गों पर काम करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा जो परिवहन कार्यालय होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, रेल में, और जो स्टीमर नदी द्वारा स्टीमर से डाक लाई जाती है वहाँ पर ये परिवहन कार्यालय काम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। परिवहन अनुभाग के जो इंचार्ज अधिकारी होते हैं उनको डाक रक्षक या डाक एजेंट कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाक रक्षक किसे कहा जाता है, परिवहन कार्यालय के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो डाक रक्षक या डाक एजेंट कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नोट है या टिप्पणी है उसको देख ले। अनुभागों की गिनती क्रम संख्या के अनुसार होती है और उनका नामकरण रेल डाक व्यवस्था के मंडल के नाम और उसके बाद उसकी क्रम संख्या का उल्लेख कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखेंगे कि अनुभागों की गिनती जो आर्टिकल होते हैं उनकी गिनती की क्रम संख्या के अनुसार होती है और उनका नामकरण रेल डाक व्यवस्था के मंडल के अनुसार, जो रेल डाक व्यवस्था है उसके जो मंडल हैं, ठीक है ना दोस्तों, मंडलों के नाम के अनुसार उसके बाद उसकी क्रम संख्या का उल्लेख किया जाता है। जो रेल डाक मंडल का जो क्रम होगा वो उस पर अंकित जरूर किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है 15वीं डाक कार्यालय। डाक कार्यालय किसे कहते हैं या डाक कार्यालय क्या होते हैं, तो डाक कार्यालय वाली हेडिंग देखेंगे अपन। डाक कार्यालय रेल डाक व्यवस्था के स्थिर कार्यालय हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो डाक कार्यालय होते हैं वह रेल व्यवस्था के या रेल डाक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। डाक कार्यालय रेल व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जो स्थिर कार्यालय हैं मतलब कि एक स्थान पर जिनको खोला गया है, ठीक है ना। ज़्यादातर आपने देखा होगा दोस्तों कई जो डाक खाने होते हैं वो रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित होते हैं। उन डाक वह कारखाने वह कार्यालय आरएमएस कार्यालय होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर डाक का छटाई का काम किया जाता है। वो आगे अपन देखेंगे कि डाक का छटाई कितने से कितने बजे तक की जाती है तथा डाक का आदान प्रदान कितने से कितने बजे तक किया जाता है। नाइट पोस्ट ऑफिस वगैरह अपन पोस्ट गाइड फर्स्ट में देख लिया है, ठीक है ना दोस्तों। उसकी भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जीडीएस भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो हमें मोटिवेशन देने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है ना। तो छटाई और डाक कार्यालय और परिवहन डाक कार्यालय, इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि पहली कार्यालय तो उनके पते पर भेजे गए डाक थैलों के अंदर की वस्तुओं और बंद अग्रेसित थैले दोनों का निपटारा करते हैं, लेकिन परिवहन डाक कार्यालय का संबंध केवल बंद थैले से है, ठीक है। यहाँ पे छटाई कार्यालय का सीधा सीधा आशा है। जो दो प्रकार के कार्यालय होते हैं वो एक होता है छटाई डाक कार्यालय, एक होता है छटाई डाक कार्यालय और एक होता है दोस्तों परिवहन डाक कार्यालय, ठीक है ना। परिवहन डाक कार्यालय परिवहन डाक, इन दोनों के मुख्य अंतर यह है कि पहले कार्यालय तो उनके पते पर भेजे गए डाक थैलों के अंदर की वस्तुओं और बंद अग्रेसित प्रेषित थैलों दोनों का निपटारा करते हैं। जो पहला कार्यालय जो डाक छटाई कार्यालय होता है वह उन पर जो पते पर जो जहाँ पे पते भेजा गया है उस पते की वस्तुओं की सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है ना। और जो परिवहन कार्यालय होता है, जो परिवहन डाक कार्यालय होता है वह क्या काम करता है दोस्तों, परिवहन डाक कार्यालय का संबंध केवल बंद थैलों से है। वहाँ पर जो थैले आते हैं उन थैलों की ओनली सॉर्टिंग की जाती है और छटाई कार्यालय में थैलों के अंदर को खोला जाता है और उनकी आर्टिकल को की सॉर्टिंग की जाती है, ठीक है ना दोस्तों। ये अंतर आपको समझ लेना चाहिए कि छटाई कार्यालय में आर्टिकल की सॉर्टिंग की जाती है और परिवहन कार्यालय में जो बंद थैले होते हैं उनको भेजा जाता है दूसरे कार्यालय, छटाई कार्यालय डाक कार्यालय के एक सेट में भेजा जाता है, ठीक है ना।
छटाई डाक कार्यालय के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को प्रधान छटाई सहायक या प्रधान डाक कार्यालय के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को डाक एजेंट कहा जाता है। जो छटाई कार्यालय होते हैं उनके प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं? छटाई डाक सहायक उनके प्रभारी अधिकारी होते हैं। और परिवहन डाक कार्यालय के परिवहन डाक कार्यालय का मुख्य अधिकारी कौन होता है? डाक रक्षक या डाक एजेंट परिवहन कार्यालय का मुख्य अधिकारी होता है। चाहे उस पद पर काम करने वाले व्यक्ति की हैसियत जो भी हो, मतलब कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पर हो, अगर उसको वो चार्ज दिया गया है, अगर वो उसका तो मान लो कोई व्यक्ति किसी पद पर है और लेकिन उसको चार्ज डाक रक्षक का दे दिया गया है, तो उसको डाक रक्षक के अनुसार जो भी उसके नियम होंगे वो उसके अंदर उसके आएंगे, जो भी उसके पावर होंगे वो डाक रक्षक को दिए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हेडिंग सही से समझ में आ गई हो। अगर आपको फिर भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई और क्या चीज़ समझाने की मैं आपको कोशिश और अच्छी से करना चाहिए। ठीक है ना। 15वीं हेडिंग है 15 का कारपोरेट डाक कार्यालय का या कारपोरेट डाक कार्यालय। ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है या थोक डाक कार्यालय, का। ठीक है ना, इसको कैसे भी पूछा जा सकता है, का डाका या थो डाक का। तो का डाका का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कारपोरेट डाक कार्यालय। और थो डाक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? थोक डाक कार्यालय। कारपोरेट डाक की वृद्धि के कारण बड़े शहरों में रेलवे डाक सेवा यूनिट जैसे कारपोरेट डाक कार्यालय, थोक डाक कार्यालय खोले गए हैं। जहाँ पर अधिक डाक आती है उन शहरों में रेलवे डाक कार्यालय से यूनिट जैसे कारपोरेट डाक कार्यालय और डाक कार्यालय को खोला गया है। कोई ऐसे फर्म जो एक साथ 5000 साधारण डाक की वस्तुएं, 250 राष्ट्रीय वस्तुएं प्रेषण के लिए प्रस्तुत कर सकता है तो उसे थोक डाककर्ता के रूप में पहचाना जाता है। मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पे बताया गया है कि डाक कारपोरेट जो कार्यालय होते हैं जो, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो फर्म खोले जाते हैं तो वहाँ पे फर्म कम से कम कितनी डाक आनी चाहिए? तो यहाँ पे 5000 साधारण डाक और जो रजिस्टर डाक है दोस्तों, वो जो रजिस्टर डाक है वो 250 मिनिमम 250 होना चाहिए, तभी वहाँ पे कार डाक का या कारपोरेट डाक कार्यालय को खोला जा सकता है या थोक डाक कार्यालय को खोला जा सकता है। ठीक है ना। ऐसे थोक डाककर्ताओं को एक संस्कृत छटाई सूची कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट, ठीक है ना, कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट दी जाती है। इसी संस्कृत छटाई सूची के अनुसार थोक डाक को थोक जमा डाककर्ता कई बंडलों में प्रस्तुत करेगा। तैयार किए गए बंडलों का विवरण 2 प्रतियों में बीजक तैयार की जाएगी और उस बंडलों के साथ थोक डाक कार्यालय पर प्रभारी अधिकारी को सौंपा जाएगा। यह प्रभारी अधिकारी प्रत्येक थोक डाककर्ता से प्राप्त बंडलों को जांच बीजक के आधार पर करेगा और बंडलों का गंतव्य स्थान के आधार पर अलग करके रखेगा। तो जो वहाँ पे जो कारपोरेट डाक कार्यालय होगा वहाँ पे वह 2 प्रतियों में उसकी लिस्ट बनाएगा। एक प्रति तो वह अपने पास रखेगा, ठीक है ना दोस्तों, एक प्रति वो अपने पास रखेगा और एक प्रति को वह जो मुख्य अधिकारी होता है जो जहाँ पे छटाई की जाती है डाक कार्यालयों की, तो वहाँ पर उसको भेजेगा। और वह जो अधिकारी होता है थोक डाककर्ता से प्राप्त बंडलों की जांच बीजक के आधार पर करेगा। उसकी वो जांच करेगा कि कितने आर्टिकल आए हैं तथा कितने कम हैं, उसकी वह पूरी जांच लेगा। ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद बंडलों को गंतव्य स्थान, मतलब कि जहाँ पर उसको पहुँचाना है, जिन आर्टिकलों को जहाँ पर पहुँचाना है उसके आधार पर वह उसकी सॉर्टिंग करेगा। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट है, ठीक है ना, इसका नेक्स्ट है मास मेलिंग सेंटर या MMC, मास मेलिंग सेंटर या MMC। इसका है 15वीं हेडिंग है ये मास मेलिंग सेंटर या MMC। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है मास मेलिंग क्या होता है, तो MMC का इसका पूरा नाम है। बड़े शहरों में अधिक संख्या में नियमित रूप से डाक वस्तुओं को प्रेषित करने वाले ग्राहकों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से ये केंद्र खोले गए हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर नियमित रूप से डाक वस्तुओं को भेजने के लिए प्रेषित करने वाले ग्राहकों को मदद पहुँचाने, जो नियमित रूप से डाक भेजते हैं उनको मदद पहुँचाने के उद्देश्य से यह इन मास मेलिंग सेंटर को खोला गया है। यहाँ पर ग्राहकों के पत्र परिपत्र तथा संबंधित खाली कवर अलग से लिए जाते हैं और कवरों पर पता लिखने, पत्रों को कवर में डालने और यदि आवश्यकता पड़े तो डाक टिकट चिपकाने को फ्रैंकिंग करवाने आदि कार्यों के लिए मदद पहुंचाई जाती है। मतलब कि जहाँ पर अधिक
संख्या में डाक भेजी जाती हो, वहाँ पर जो पहुँचाने के उद्देश्य से इन कार्यालयों को खोला जाता है। यहाँ पे जो व्यक्ति आता है उसके पत्रों को लिखने और उनके परिपत्रों को लिखने, पत्रों को कवर में डालने और यदि आवश्यकता पड़े तो डाक टिकट चिपकाने, मतलब कि उस पर अगर डाक टिकट का चार्ज बाहर लगता है तो उसको डाक टिकट चिपकाने का भी उसको या फ्रैंकिंग करवाने का कार्य में भी उन लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा मदद पहुंचाई है? मास मेलिंग सेंटर के द्वारा या एमएमसी के द्वारा। यह क्वेश्चन आ सकता है कि परिपत्र पत्रों को कवर में डालने और यदि आवश्यकता पड़े डाक टिकट चिपकाने में किसकी मदद की जाती है? तो मास मेलिंग सेंटर की मदद की जाती है। ठीक है ना। इसके लिए मास मेलिंग सेंटर या कॉलेज छात्रों को पेंशनदारों को घंटे पर बार परिश्रमिक देकर काम पर ले सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको मास मेलिंग सेंटर में ले सकते हैं, अर्थात उनको क्या वेतन दी जाती है या नहीं दी जाती है। ठीक है ना। क्या वो सरकारी होते हैं या नहीं होते? तो उनको परिश्रमिक मतलब वो जितना श्रम करेंगे उसी आधार पर उनको वेतन दिया जाएगा। तो उसमें कौन कौन से लोग आएंगे? कॉलेज के लोग आएंगे उसमें, जो कॉलेज में छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं या जो गृहिणियाँ होती हैं जो घरों में काम करती हैं, या पेंशनर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको घंटेवार परिश्रमिक देगा उन पर काम ले सकते हैं। इस व्यय को संभालने के लिए ग्राहकों को चाहिए कि वे डाक प्रभार के अतिरिक्त, जैसा कि समय समय पर डाक विभाग निर्धारित करता है, अतिरिक्त खर्च संभाले। जो यह व्यय होगा वो डाकघर नहीं देगा, बल्कि इस व्यय को ग्राहकों को जो ग्राहक आते हैं, जो ग्राहक अपनी डाक बेचते हैं, उनको ही इसका चार्ज देना पड़ेगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करें, क्योंकि जो इसमें पूछा जाएगा मास मेलिंग सेंटर में मास मेलिंग सेंटर में अतिरिक्त चार्ज कौन देगा? तो अतिरिक्त चार्ज प्रेषक ही देगा। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद करें, ना कि डाक विभाग देगा। ठीक है ना। जो समय समय पर डाक विभाग निर्धारित करता है, अतिरिक्त खर्च संभाले और लेकिन इसका निर्धारण डाक विभाग ही करता है। ठीक है ना। 15 का गा है इसमें प्रेस छटाई कार्यालय या पीएसओ। तो पीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस छटाई कार्यालय। इसको अच्छे से याद कर लें, प्रेस छटाई कार्यालय पीएसओ को कहा जाता है। यह छटाई कार्यालय उसी प्रांगण में स्थित होता है जहां कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता है। इस छटाई कार्यालय से संबंधित सभी सिबंदी का वेतन तथा अन्य लेखन सामग्री आदि के खर्च भी संबंधित समाचार पत्र के प्रकाशन वहन करेंगे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करें आप। देखिए, जो छटाई कार्यालय होते हैं, जो छटाई कार्यालय कहाँ पर खुलते हैं? छटाई कार्यालय जहाँ पर समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता हो, या फिर समाचार पत्र कार्यालय से संबंधित होते हैं जहाँ पर कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता हो। ठीक है ना। जहाँ पर कोई समाचार या न्यूज़पेपर निकाला जाता हो, वहाँ पर यह कार्यालय स्थित होते हैं। इस छटाई कार्यालय से संबंधित सभी सितंबी का वेतन, मतलब कि जो कर्मचारी होते हैं उनका वेतन तथा अन्य लेखन सामग्री, जो उसको लेखन में कार्य करने में जो सामग्री लगेगी, उसका पूरा वहन संबंधित जो समाचार पत्र का जो प्रकाशक होगा वही उसका वहन करेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएसओ कार्यालय का वहन कौन करता है? तो पीएसओ कार्यालय का वहन संबंधित समाचार पत्र या प्रकाशक करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। यह कार्यालय समाचार पत्र के प्रेषण समय के आधार पर अपने कार्यालय को निर्धारित करता है और यह कार्यालय संबंधित डाकघरों छटाई कार्यालय को सीधे एल बैग तैयार करता है, जो स्थानीय नियमित छटाई कार्यालयों द्वारा प्रेषित होते हैं। यह कार्यालय जो भी समाचार पत्र होते हैं, उनके जो समाचार पत्र पहुंचाए जाते हैं, उनको समय के आधार पर अपने लेटर बैग में, ठीक है ना दोस्तों, ये एल बैग है ना, लेटर बैग में तैयार करेगा, जो स्थानीय नियमित छटाई कार्यालयों को द्वारा भेजा जाए। जो स्थानीय होते हैं, मतलब कि जो जहाँ पर जो स्थानीय, मतलब कि जो जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है वहीं पर ही जो स्थानीय या नियमित छटाई कार्यालय हैं, जहाँ पर डेली डाक को छाटा जाता है, वहाँ पर इस कार्यालय को वह प्रेषित करेगा। यह स्थानीय यहाँ पे लोकल से संबंधित है। ठीक है ना। टिप्पणी, रेलवे स्टेशन पर स्थित डाक कार्यालयों का नामकरण संबंधित स्टेशनों के नाम के बाद में रेलवे डाक व्यवसाय पद जोड़कर किया जाता है, लेकिन जो स्टेशनों पर स्थित नहीं होते हैं उन्हें छटाई कार्यालय कहा जाता है, जैसे दिल्ली रेलवे डाक व्यय, हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस छटाई कार्यालय। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो नोट वाले होते हैं, जो टिप्पणी वाले होते हैं, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं।
रेलवे स्टेशन पर स्थित डाक कार्यालयों का नामकरण संबंधित स्टेशनों के बाद में रेलवे डाक व्यवसाय पद को जोड़ दिया जाता है। जो रेलवे डाक होते हैं ऐसे आरएमएस ग्वालियर, आरएमएस भोपाल या आरएमएस इंदौर, इस प्रकार से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेशन पर स्थित नहीं होते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो छटाई कार्यालय होते हैं जो स्टेशन पर स्थित नहीं होते हैं या कई दूसरी जगह पर स्थित होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी छटाई का काम किया जाता है। तो उन स्टेशनों को किस नाम से जानेंगे? तो उन स्टेशनों को जैसे दिल्ली रेलवे डाक व्यवसाय, हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस छटाई कार्यालय कहा जाएगा। इस प्रकार से उनको नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो में आप सभी लोगों के जो आप लाइक करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी पर मैं आपको वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। दोस्तों मेरा सिर्फ काम एक है कि आपको मैं फ्री में निःशुल्क मुझसे जितना बन सकता है मैं आपकी तैयारी करा सकूं, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तब वीडियो को अपने जीडीएस भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। अब नेक्स्ट आता है 16 अभिलेख कार्यालय। अभिलेख कार्यालय रेल डाक व्यवस्था का स्थिर कार्यालय होता है, जहां उससे संबंध अनुभागों के कार्यपत्र तैयार की जाते हैं, उनकी जांच की जाती है और उनका अभिलेख रखा जाता है, तथा जो इन अनुभागों के प्रयोग के लिए आवश्यक फॉर्म, थैले और लेखन सामग्री प्रदान करता है। अभिलेख कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के अभिलेख अधिकारी कहा जाता है। तो इसमें मुख्य बनेगा कि अभिलेख कार्यालय का प्रमुख कौन होता है? तो अभिलेख कार्यालय का प्रमुख प्रभारी अधिकारी को अभिलेख अधिकारी कहा जाता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? अभिलेख कार्यालय रेल डाक व्यवस्था पर स्थित कार्यालय होते हैं, जो रेल डाक व्यवस्था है वहाँ पर यह स्थित होते हैं। इसका काम होता है अनुभागों के कार्यपत्र तैयार करना, जो अनुभाग होते हैं उसके कार्यपत्र को तैयार करना होता है और उनकी जांच करना भी इसका काम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधान अभिलेख कार्यालय। यह रेल डाक व्यवस्था के मंडल कार्यालय के मुख्यालय में स्थित स्थिर कार्यालय है, जहां पर अभिलेख कार्यालय के सामान्य कार्यों के अतिरिक्त सारे मंडल के वेतन बिल और फुटकर बिलों और उनसे संबंधित लेखों को तैयार किया जाता है। प्रधान अभिलेख कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रधान अभिलेख अधिकारी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये प्रधान डाकघर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एसओबीओ का जो भी लेन देन होता है वो प्रधान अभिलेख कार्यालय में ही होता है, और यहीं पर प्रधान अभिलेख कार्यालय में एसबीसीओ भी होता है, ठीक है ना। तो यह रेल डाक व्यवस्था के मंडल कार्यालय के मुख्यालय में स्थित डाकघर स्थित कार्यालय, जहां पर अभिलेख कार्यालय के सामान्य कार्यों के अतिरिक्त सारे मंडल, जो पूरे उस मंडल के में जितने भी डाकघर आते हैं उनके बिलों का और जो फुटकर बिल होते हैं, जैसे कि मान लो बिजली का बिल, मकान का बिल, किराया और जो अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाते हैं उनके बिल को इनमें प्रधान कार्यालय में ही उनका भुगतान किया जाता है, तथा उनको जांचा जाता है कि ये सही प्रकार से इन बिलों का भुगतान हुआ है या नहीं। तो उसके प्रमुख को क्या कहेंगे? अब प्रधान अभिलेख अधिकारी कहा जाता है, ठीक है ना। उप अभिलेख अधिकारी, जो उप अभिलेख अधिकारी होते हैं, उप अभिलेख अधिकारी किसे कहा जाएगा? उप अभिलेख कार्यालय रेल डाक व्यवस्था का वह स्थिर कार्यालय है जो उसी स्थान पर स्थित होता है जहाँ पर डाक कार्यालय होता है, और जहां डाक कार्यालय व अभिलेख कार्यालय के साथ संबंध अनुभागों के कार्यपत्र तैयार किए जाते हैं, उनकी जांच की जाती है और रिकॉर्ड रखा जाता है। जो डाक कार्यालय और अनुभागों के प्रयोग के लिए आवश्यक फॉर्म, थैले और लेखन सामग्री देता हो। उप अभिलेख कार्यालय के इंचार्ज अधिकारी, इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बनेगा कि उप अभिलेख कार्यालय के इंचार्ज अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है उप अभिलेख अधिकारी कहा जाता है, ठीक है ना। या सहायक डाक या अभिलेख अधिकारी प्रधान छटाई सहायक या डाक एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है ना। इसको डाक एजेंट के रूप में भी यह काम कर सकता है। इसका 18 का देखेंगे अपन थैला कार्यालय। जो थैला कार्यालय होते हैं वह क्या होते हैं? थैले के अनावश्यक संचरण से बचने के लिए थैले लेखे की एक नई प्रणाली प्रारंभ की गई है। डाकघर, रेलवे, डाक सेवा कार्यालयों को थैला कार्यालय में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। जो थैले होते हैं उनको अनावश्यक संचरण, मतलब कि उनको अनावश्यक भेजने से बचने के लिए थैले लेखे की एक नई प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। जैसे डाकघर, रेलवे, डाक सेवा कार्यालयों को थैला कार्यालय में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं, ठीक है ना। पहला है यूनिट थैला कार्यालय। यूनिट थैला कार्यालय क्या होता है? यूबीओ क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूबीओ क्या होता है। तो यूबीओ का पूरा नाम है यूनिट थैला कार्यालय, ठीक है ना।
तो शाखा डाकघर तथा अतिरिक्त विभागीय उधार को छोड़कर सभी डाकघर यूनिट थैला कार्यालय का काम करेंगे। इस कार्यालय को साल में एक बार न्यूनतम अधिकतम थैला शेष का इंतजाम संबंधित डाक अधीक्षक संभवतः 1 जुलाई को करेंगे। हर एक थैला कार्यालय एक दैनिक थैला पुस्तक रखेगा और अपना जिला थैला कार्यालय को दैनिक थैला शेष की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जो शाखा डाकघर होते हैं, ठीक है ना, जो शाखा डाकघर होते हैं वहाँ पर यह अतिरिक्त विभागीय डाकघर होते हैं, उनको छोड़कर सभी डाकघर यूनिट थैला कार्यालय का काम करते हैं। इस कार्यालय को साल में कम से कम एक बार और अधिक से अधिक अधिकतम थैला शेष का इंतजाम कर संबंधित डाकघर अधीक्षक इसका इंतजाम करता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि डाक थैला कार्यालय यूबीओ का जो काम यूबीओ का जो थैला बनेगा वो कौन बनवाता है, तो उसका थैले का शेष का इंतजाम कौन करवाता है, इसका इंतजाम बनेगा, ठीक है ना। यूबीओ का इंतजाम कौन करवाता है, तो यूबीओ का इंतजाम अधीक्षक करवाता है, ठीक है ना, अधीक्षक करवाता है इसका इंतजाम। तो डाक अधीक्षक संभवतः अपने जिला थैला कार्यालय को दैनिक थैला शेष की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह जो बीओ होते हैं वह थैला कार्यालय अपने जो प्रधान डाकघर होते हैं उनको थैला शेष के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जिला थैला कार्यालय डीबीओ, जिला थैला कार्यालय या डीबीओ किसे कहा जाता है? रेल डाक सेवा के प्रत्येक प्रधान अभिलेख कार्यालय और अभिलेख कार्यालय जिला थैला कार्यालय के रूप में काम करेगा। यह कार्यालय अपने से संबंध छटाई कार्यालय तथा परिवहन कार्यालयों के साथ साथ उनसे संबंध यूनिट थैला कार्यालयों के संबंध में भी थैले को प्राप्ति एवं प्रेषण का लेखा जोखा वर्गवार सभी थैलों का रखेगा। कुछ अपवाद मामलों में प्रधान डाकघर भी डीबीओ के रूप में काम कर सकता है, ठीक है ना। जो रेलवे डाक सेवा के जो प्रत्येक प्रधान डाक अभिलेख होते हैं वहाँ पर यह जिला थैला कार्यालय काम करता है, लेकिन अपवाद में कौन सा कभी काम कर सकता है, कुछ अगर कोई कंडीशन बनती है तो प्रधान डाकघर भी इसका काम कर सकते हैं डीबीओ के रूप में, ठीक है ना। अब आता है तीसरा, सर्किल थैला कार्यालय या सीबीओ। डाक सर्किल के मुख्यालय में स्थित डाक वस्तु भंडार सर्किल थैला कार्यालय के रूप में काम करेगा। यह कार्यालय जिला थैला कार्यालयों तथा यूनिट थैला कार्यालयों का निरीक्षण करके थैला शेषों का सत्यापन करेगा। यह कार्यालय थैलों का उपलब्ध कराने, वितरित कराने तथा मरम्मत एवं नीलाम करने के लिए भी उत्तरदायी रहेगा। मान लो डाक सर्किल कार्यालय है और डाक सर्किल कार्यालय के मुख्यालय में स्थित डाक वस्तु का भंडार सर्किल थैला कार्यालय के रूप में ही किया जाता है। यह कार्यालय जिला थैला कार्यालय और यूनिट कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है या उनका इंस्पेक्शन कर सकता है। शेष थैला शेषों को सत्यापन कर सकता है। यह कार्यालय थैलों का उपलब्ध कराने का है और वितरित करने तथा मरम्मत एवं नीलाम करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। जो सीबीओ होते हैं वह उनको वितरित करने के लिए जो उनको वितरित भी करवा सकता है, उनकी मरम्मत करवा सकता है और उनको नीलाम करवा सकने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनको यह पावर दिया जाता है कि वह उन डाक थैला कार्यालयों को भी नीलाम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। केंद्रीय थैला कार्यालय, केंद्रीय थैला कार्यालय क्या है? डाक निदेशालय के डी अनुभाग के केंद्रीय थैला कार्यालय का काम करेगा। वास्तव में यह कार्यालय थैलों से सीधा व्यवहार नहीं करता, लेकिन थैलों को उपलब्ध कराने और वितरित कराने वाले पत्राचार से सीधा संबंध रखता है। जो केंद्रीय थैला कार्यालय होते हैं यह सीधे व्यवहार में काम नहीं करते, लेकिन इनका काम एक होता है कि जो डाक थैला कार्यालय होते हैं उन जो वहाँ पे डाक थैला कार्यालयों को उपलब्ध कराना इनका काम होता है, जो पत्राचार से सीधा संबंध रखता है, ठीक है ना। टिप्पणी देख लेंगे नोट, जहाँ कहीं अभिलेख कार्यालय तथा अभिलेख अधिकारी शब्द प्रयुक्त है वहाँ यदि प्रसंग में इसके विपरीत कोई बात ना हो तो क्रमशः प्रधान तथा उप अभिलेख कार्यालय और प्रधान तथा उप अभिलेख अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जहाँ पर अभिलेख कार्यालय या अभिलेख अधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया हो, अगर वहाँ पर प्रसंग में इसके विपरीत कोई बात ना हो तो क्रमशः प्रधान कार्यालय और उप अभिलेख कार्यालय और प्रधान तथा उप अभिलेख अधिकारी भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। छटाई सहायक, अब इसमें 19वां बनता है कि छटाई सहायक क्या होते हैं। पर्यवेक्षण अधिकारियों, डाक रक्षकों और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर रेल डाक व्यवस्था के सभी अधिकारियों के लिए छटाई सहायक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि छटाई कार्यालय जो छटाई सहायक होते हैं वह किनको छोड़कर छटाई कार्यालय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जो
तो इसमें किन किन पर्यवेक्षण अधिकारियों, मतलब कि जो पर्यवेक्षण करते हैं उन अधिकारियों को छोड़ के, और डाक रक्षकों को छोड़ के, और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर पूरे डाकघर में जो रेल डाक व्यवस्था के सभी अधिकारियों के लिए छँटाई सहायक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो रेल जो डाक व्यवस्था होती है उसमें ओनली तीन लोगों को छोड़कर पर्यवेक्षण अधिकारी, डाक रक्षक और चौथी श्रेणी के कर्मचारी, ठीक है ना, उनको छोड़कर सभी अधिकारी को छँटाई सहायक के शब्द में उनको प्रयोग किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद कर लें दोस्तों। 20 है सहकारी छँटाई सहायक। किसी छँटाई अनुभाग में जहां काम अधिक हो और किसी सेठ की सहायता के लिए उसकी गश्त के लिए एक हिस्से में कार्य करता है, उसे सहकारी छँटाई सहायक कहते हैं। मतलब कि सहकारी छँटाई से सीधा सीधा आशा है किसी छँटाई अनुभाग या किसी छँटाई कार्यालय में जहाँ पर अधिक काम का बोझ हो, ठीक है ना, अधिक काम का बोझ हो और किसी सेठ की सहायता के लिए उनकी गश्त के एक हिस्से में कार्य करता हो। उनकी जो सहायता के लिए एक गश्त होता है उसमें एक हिस्से में काम करता हो, उसे छँटाई कार्यालय कहा जाता है। मतलब एक हिस्से में जो काम करे उसको सहकारी छँटाई कार्यालय कहा जाएगा, ठीक है ना, सहकारी छँटाई कार्यालय कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 21 का अनुभाग का सेट। रेल डाक व्यवस्था के जो छँटाई सहायक होते हैं किसी अनुभाग की पूरी गश्त में दोनों तरफ एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें उस अनुभाग का सेट कहते हैं। सेटों की गिनती क्रम संख्या के अनुसार होती है और उनका नामकरण अनुभाग के नाम के बाद उनकी क्रम संख्या लगाकर इस प्रकार A26 सेट 4 संख्या 4 का अभिप्राय है, या A26 अनुभाग का चौथा सेट है। किसी अनुभाग के हर एक सेट के काम करने का समय एक ही होता है, उनके कर्मचारियों की संख्या भी समान होती है, डाक की व्यवस्था समान होती है और डाक विनिमय करने का ढंग भी एक समान होता है। किसी अनुभाग के सेटों की संख्या काम के साप्ताहिक घंटों के आधार पर तय की जाती है। मतलब कि जो अनुभाग जो सेट कार्यालय होते हैं उनमें 26 सेट और की संख्या 4 का अभिप्राय है और 26 अनुभाग का चौथा सेट है। किसी अनुभाग के हर एक सेट को काम करने का तरीका एक ही सेम तरीका होता है। जो छँटाई कार्यालय होती है उनमें डाक छाँटने का तरीका सेम ही होता है, तो उनमें डाक भेजने का तरीका भी एक ही ढंग से काम किया जाता है, ठीक है ना। अनुभागों के सेटों की संख्या काम के साप्ताहिक घंटों के आधार पर तय की जाती है। जो काम के जो अनुभाग होते हैं उनके सेटों की संख्या जो एक सप्ताह में कितने घंटे काम किया जा रहा है उसी के आधार पर यह तय किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 21 का डाक कार्यालय का सेट। रेल डाक व्यवस्था के उन छँटाई सहायकों को जो किसी डाक कार्यालयों में एक ही समय काम करते हों सेट कहा जाता है। डाक कार्यालयों के जो डाक कार्यालय का सेट किसे कहा जाता है? रेल डाक व्यवस्था के उन छँटाई कार्यालय, मतलब जहाँ पर रेल डाक व्यवस्था है उनके छँटाई कार्यालय सहायकों को जो किसी डाक कार्यालयों में एक ही समय पर काम करते हो, मतलब एक सेम समय पर काम करते हो, एक ही समय पर काम करते हो तो उन्हें सेट कार्यालय कहा जाएगा, ठीक है ना, सेट कार्यालय कहा जाएगा। डाक कार्यालय का सेट उन्हें कहा जाएगा। डाक कार्यालय सेटों की गिनती क्रमानुसार की जाती है, उनकी क्रमानुसार उनकी गिनती की जाती है। सेट संख्या 1 का काम रात को 12 बजे तथा उसके तुरंत पश्चात। इस प्रकार नागपुर रेलवे डाक सेवा व्यय एक रेल डाक व्यवस्था में प्रातः काम करने वाले पहले सेट का घोतक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है इसकी, सबसे पहले रेलवे डाक व्यवसाय में कहाँ काम किया जाता है? तो सबसे पहले नागपुर में काम किया जा सकता है और इसकी सेट संख्या 1 है और इसका काम करने का समय कितना है? काम का समय रात को 12 बजे या उसके तुरंत पश्चात, या तो रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा या उसके तुरंत पश्चात ही इसका नागपुर में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। रेलवे डाक कार्यालय का काम नागपुर में सबसे पहले किया जाता है, ठीक है ना, प्रातः काल में, मतलब कि सुबह के टाइम में। अनुभाग के सेटों के विभिन्न डाक कार्यालयों के विभिन्न प्रत्येक 6 सेट के काम के अलग घंटे और अनुभाग और छँटाई का तरीका भिन्न भिन्न होता है। कर्मचारियों की संख्या भी कम की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो छँटाई कार्यालय के सेटों होते हैं उनके विपरीत जो कार्यालय होते हैं उनके सेट का काम करने का तरीका अलग अलग होता है और उनके घंटों की संख्या भी अलग अलग होती है। जो अपने काम के अनुसार ही वह अपने घंटों को सेट करते हैं, ठीक है, और काम के अनुसार वह अपने घंटों को सेट करते हैं कितने घंटे आपका काम कंप्लीट कर लेंगे।
किसी डाक कार्यालय में एक रात को छोड़कर हर दूसरी रात को काम करने वाले उन सेटों के संबंध में जिनमें कर्मचारियों की संख्या तथा डाक और छँटाई का तरीका एक ही हो, सामान्य क्रम संख्या, बैच का और बैच खा शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण, नागपुर रेलवे डाक व्यवसाय सेट संख्या 3 बैच का। नागपुर रेलवे डाक व्यवसाय सेट संख्या 3 बैच खा। ठीक है ना। ये दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं और काम अधिक है तो उनको बैच का और बैच खा, लेकिन उनका जो संख्या है वो 3 ही रहेगी, लेकिन उनका का खा गा इस प्रकार से उनको बारी बारी से रात में काम करते रहेंगे, दूसरी रात को काम करते रहते हैं। टिप्पणी है इसमें, विशेष काम करने वाले छँटाई कार्यालयों का परिचय देने के लिए अंत में पार्सल, PSO, रजिस्ट्री पैकेट, तार, मनी ऑर्डर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन छँटाई कार्यालयों की संख्या का उल्लेख करने के लिए अलग अलग संख्या क्रम चलाए जा सकते हैं, जैसे चेन्नई छँटाई पार्सल सेट 2, बेंगलोर सिटी TMO ट्रांजिट मिल ऑफिस सेट 1 और बेंगलोर सिटी TMO सेट 2। विशेष काम करने वाले छँटाई कार्यालय मतलब जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता हो और जहाँ पर विशेष काम होता हो, छँटाई कार्यालय को परिचय देने के अंत में उनको वो अपना परिचय देते हैं, तब उनको अपने अंत में पार्सल, PSO छँटाई कार्यालय, रजिस्ट्री पैकेट, तार, मनी ऑर्डर आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इन शब्दों का प्रयोग वह कर सकते हैं। ठीक है ना। अलग अलग संख्या क्रम चलाए जाते हैं तो इसको सिटी TMO कहा जाता है। ठीक है ना। ये आप यहाँ पे आप अगर आपको समझ में दोस्तों आता है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें तथा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था। अब आता है फेरा या ट्रिप। काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जाने वाली यात्रा को फेरा कहते हैं। सेट के मुख्यालय से अन्य स्थान तक के फेरे को जावक फेरा कहते हैं और मुख्यालय अथवा आवक स्थान की ओर लगाए जाने वाले फेरे को आवक फेरा कहा जाता है। काम करने, यात्रा करने, किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त मतलब कोई अनुभाग होता है उसके एक सेट द्वारा अपनी गश्त करने पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली यात्रा को फेरा कहते हैं। मतलब एक सिरे से अगर दूसरे सिरे तक जाता है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, फेरा कहा जाता है। A से B तक जाने में जितना जो समय लगता है उस समय को फेरा समय कहा जाएगा। ठीक है ना। सेट कार्यालय के मुख्यालय से अन्य स्थान तक के फेरे को जावक फेरा कहा जाएगा। सेट कार्यालय के मुख्यालय से अन्य स्थान तक अगर कोई अन्य स्थान तक जाता है, जो सेट कार्यालय है उससे अन्य स्थान तक गंतव्य स्थान तक जाता है तो उस कार्यालय को जावक फेरा कहा जाता है और मुख्यालय तथा आवक स्थान की ओर लगाए जाने वाले फेरे को आवक फेरा कहा जाएगा। जाएगा तो उसको जावक और आएगा तो उसको आवक फेरा कहा जाएगा। ठीक है ना। अब बनता है दोस्तों 23 स्टेशन और छँटाई वस्तुएँ। स्टेशन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका वितरण उस डाकघर से किया जाना होता है जहां वो भेजी जाती हैं, लेकिन डाक की अदत्त शुल्क अर्थात अपर्याप्त रूप से दत्त शुल्क वस्तुओं को जो डाकघरों तथा शाखा डाकघरों से वितरित की जानी है जब प्रधान डाकघर अथवा उस उप डाकघर में भेजा जाता है तब उन्हें प्रधान डाकघर या उप डाकघर की जैसी भी स्थिति हो स्टेशन वस्तुओं के रूप में लिया जाता है। छँटाई वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी छँटाई उस डाकघर अथवा उस कार्यालय द्वारा की जानी होती है जहाँ से वे भेजी जाती हैं और जहाँ से उन्हें उनके अंतिम गंतव्य स्थान के कार्यालय में अन्य छँटाई कार्यालयों में भेज दिया जाता है। स्टेशन और छँटाई वस्तुएं मतलब कि यहाँ पे सीधे सीधा बताया गया है जो डाक वस्तुएं होती हैं जो जहाँ से पहले उनकी सॉर्टिंग स्टेशन या छँटाई कार्यालय में की जाती है। स्टेशन छँटाई कार्यालय में उनकी छँटाई करने के बाद उनको गंतव्य स्थान तक भेजा जाता है। अगर वो SO से बट रही हैं तो उनको SO भेजा जाएगा और SO उनको BO भेजेगा अगर वो बढ़ती हैं तो। अगर नहीं भेजेगा, अगर BO में नहीं बढ़ती हैं तो जहाँ से जो डाक आई थी वह वहाँ को भेज दी जाएगी। ठीक है ना। इसका सीधा सीधा आशा यही है। लेबल लगे बंडल। डाक पत्र की गैर रजिस्ट्री वस्तुओं को उस समूह को जिसमें पते वाला भाग ऊपर रखा हो और जिसमें जांच पर्ची लगाकर अच्छी तरह बांधा गया हो लेबल लगा बंडल कहते हैं। छँटाई में इसे एक ही वस्तु समझा जाता है। उसे कार्यालय अथवा अनुभाग द्वारा खोला जाता है जिसका पता इस पर लिखा होता है। लेबल लगे बंडल। तो यहाँ पर हम देखें लेबल लगे बंडल क्या होते हैं। डाक पर्ची की गैर रजिस्ट्री वस्तुओं को उस समूह को जिसमें पते वाला भाग ऊपर लगा, जहाँ पर पते वाला जो भाग होता है वो ऊपर लिखा होता है, जहाँ पर भेजनी होती है डाक वो उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है ना। और जिसे जांच पर्ची पर लगाकर अच्छी तरह बांधा गया हो, जिसे जांच पर्ची होती है उसको लगाकर या उसको पिंच कर अच्छी तरह से बांधा गया हो, लेबल लगा हो, बंडल कहते हैं। छँटाई में एक ही वस्तु समझा जाता है। मतलब ये छँटाई होती है तो उसको गैर रजिस्ट्री और अन्य जो डाक होती है उसको एक ही वस्तु समझा जाएगा।
उस कार्यालय अथवा अनुभाग द्वारा खोला गया जाता है जिसका पता इस पर लिखा रहता है। तो वह लेबल लगे बंडलों की दो श्रेणियां हैं, स्टेशन बंडल और छँटाई बंडल। जो लेबल लगे बंडल होते हैं वह उनकी दो श्रेणियां होती हैं, स्टेशन बंडल और छँटाई बंडल नो कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें हम देख लेंगे लेबल बंडल गैर रजिस्ट्रेशन वस्तुएं, वहाँ 2 दस्तक बंडल हो सकता है जिसमें केवल दस्तमुख वस्तुएं होती है, अदस्तमुख वस्तुएं। तो यहाँ पे इसमें अपन सीधा सीधा एक ही देखेंगे। इसमें यहाँ पे यह पूछा जा सकता है कि लेबल लगे बंडल की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, तो आप इसको याद कर लें। लेबल लगे बंडल की 2 श्रेणियाँ होती हैं, स्टेशन बंडल और छँटाई बंडल। इसको आप ज़्यादा, आपको इसमें गहराई की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ना ही ज़्यादा आपके MTS में एग्जाम में पूछा जाएगा। लेबल लगे बंडल की अपेक्षित नहीं होते हैं। जाँच पर्ची, इसको आप अच्छे से याद कर लें, 25 की है ये जांच पर्ची। प्रत्येक लेबल लगे बंडल के ऊपर बांधे जाने वाले लेबल को जांच पर्ची कहते हैं। जो लेबल लगे बंडल होते हैं उनके ऊपर एक जांच पर्ची लगाई जाती है, उसको जांच पर्ची कहते हैं। इसे विभिन्न रंगों के कागज़ पर छापा जाता है। जो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं उनके उस कागज़ पर इसको छापा जाता है। दत्त शुल्क और अदत्त शुल्क बंडलों के लिए गुलाबी रंग के लेबल होते हैं। जिसका शुल्क दिया हुआ होता है या जिसका शुल्क नहीं दिया होता है उसके लिए गुलाबी रंग के लेबल लगे होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि दत्त शुल्क और अदत्त शुल्क बंडलों के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए गुलाबी रंग का लेबल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य छँटाई बंडलों के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य छँटाई होती है उनके लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाएगा। और विदेशी हवाई डाक शुल्क के बंडलों के लिए हवाई डाक शब्दों वाले नीले रंग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये नीले रंग का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ये तीनों हैं, आप इनको तीनों को अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है क्योंकि दोस्तों ये 225 पेज की PDF है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ मैं आपको ऑनलाइन सटीक पढ़ाऊँ, ऑनलाइन इतना पढ़ाऊँ कि आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ज़्यादा MTS के एग्ज़ाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें तुरंत और आस्थगित दोनों प्रकार के बंडलों के लिए सफ़ेद जांच पर्ची इस्तेमाल की जाती है। इसे तुरंत बंडल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर नीली पेंसिल की 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं। स्थानीय वस्तुओं के लिए हरे रंग, राजधानी की वस्तुओं के लिए पीले रंग तथा मेट्रो बंदरों के लिए नीले रंग की पर्चियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। प्रत्येक जाँच पर्ची पर उस कार्यालय के नाम और तारीख की मोहर होती है जो बंडल को तैयार करता है। उस कार्यालय का नाम होता है और ऊपर लगाई जाने वाली पर्ची पर राज्य क्षेत्र आदि का नाम भी होता है। जहां बंडल की वस्तुओं को भेजा जा रहा हो उस कार्यालय तथा अनुभाग का नाम भी होता है। मतलब सीधे इसमें बताया जा रहा है कि जो भी डाक भेजी जाएगी, अगर हवाई के लिए डाक भेज रही है, हवाई जहाज़ से डाक भेजी जा रही है, तो वहाँ पर नीले रंग का लेबल लगा होगा। और अगर कहीं किसी कार्यालय के लिए डाक भेजी जा रही है और जो बंडल होते हैं उन पर डाक भेजी जा रही है, तो उनका पहले नाम होगा, उनका उस कार्यालय का नाम होगा, मोहर होगी। ये मतलब कि पूरा उसका जो भी प्रक्रिया है उसकी पूरी की जाएगी, ठीक है ना। अब इसका है 25 मनी ऑर्डर जांच पर्ची। गंतव्य स्थानों को भेजने के लिए मनी ऑर्डर के बंडल तैयार करने के लिए सफ़ेद अथवा बादामी रंग के कागज़ पर लाल स्याही से छपी जांच पर्ची MO70 इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित है। इस जांच पर्ची पर बंडल में शामिल मनी ऑर्डरों की संख्या लिखी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मनी ऑर्डर से क्वेश्चन क्योंकि पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लें। गंतव्य स्थान मतलब जहाँ पर डाक भेजनी है वहाँ पर जाने के लिए मनी ऑर्डर के बंडल तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना, तैयार किए जाते हैं। वह सफ़ेद या बादामी रंग के होते हैं। वह सफ़ेद या बादामी रंग के कागज़ पर लाल स्याही से छपी जांच पर्ची MO70। यह MO70 इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि जो मनी ऑर्डर है वह किस रंग के, तो सफ़ेद, बादामी रंग या फिर लाल स्याही से जांच पर्ची के MO70 पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आपने 13 से लेकर 25 तक यहाँ पर अपन ने पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 26 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको अगर ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आपका भी मन नहीं लगेगा, तो मैं आपको आध घंटे की क्लास ही लेकर आऊँगा दोस्तों, जिससे कि मैं 1 महीने में आपका पूरा वॉल्यूम 5 कंप्लीट करा दूँगा। तथा दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों को एक नए प्रकार से तैयारी कराने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में मैं लाइव आने वाला हूँ, तो मैं लाइव तैयारी कराऊँगा दोस्तों। इसलिए लाइव तैयारी कराने के लिए उससे पहले दोस्तों आपको हमारी वीडियो को अधिक से अधिक GDS भाइयों के साथ शेयर करना
पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तब एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आऊँगा और आपको तैयारी कराऊँगा। ठीक है ना। मैं आपको इस प्रकार से तैयारी कराऊँगा दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन भी अगर बाहर चला जाए तो मैं आपको इस बात की पूरा गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन भी आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो डेली बेसिस पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मैं आपको इस चैनल की एक खास बात और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत मेरी पड़ती है, या किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी PDF की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मुझे निसंकोच SMS के द्वारा या फिर WhatsApp के द्वारा या फिर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे वह मांग सकता है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, मेरा काम व्यवसाय करना नहीं है, ना ही मुझे किसी प्रकार की कोई भी लोभ लालच में यहाँ पर पढ़ाना है। मुझे सिर्फ GDS भाइयों को अधिक से अधिक GDS भाइयों का सिलेक्शन कराना है, क्योंकि जो पिछड़े हुए GDS भाई हैं उन लोगों को अधिक से अधिक यह जानकारी पहुंचाना है, तथा GDS स्टडी इंस्टीट्यूट चैनल पर ना ही किसी प्रकार की कोई फ्रॉड जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ वही जानकारी दूंगा जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए हमारा ये चैनल यूट्यूब पर फर्स्ट चैनल है जिस पर ओनली स्टडी रिलेटेड ही जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, अदरवाइज़ कोई भी जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारा प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए आप मास्क का प्रयोग करें तथा सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। इससे आपके और आपकी फैमिली की सुरक्षा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।